नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं से पाठ 2। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र में फसलें हैं जिन्हें आप इंग्लिश में क्रॉप्स कहते हैं। ये गन्ने की फसल है, ये धान की फसल है, ये गेहूं की फसल है, ये मक्का है। तो जब ये फसलें पक जाती हैं तो इस तरीके की आपके घरों में, आपने रसोई में देखा ही होगा, तो इस तरह की होती है। तो बच्चों, और यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ पे कुछ त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं? देखिए, इन त्योहारों को देख करके, इन चित्रों को देखिए और सोचिए, ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 से पाठ 2, फसलों के त्योहार का भाग 1। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है बच्चों। फसलों के त्योहार यानी फसलों से जुड़े हुए त्योहार जो हम मनाते हैं। जो हमारा देश है भारत, विविधता में एकता की पहचान है। विविधता यानी यहाँ पर अलग अलग राज्य से लोग रहते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग खान पान, वेशभूषा सबकी अलग है, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र यानी एक देश में रहते हैं। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत भी हम कहते हैं। तो जब हमारे देश में फसलें पक जाती हैं यानी क्रॉप्स जो है पक जाती हैं, तो उसकी खुशी में, जब फसल पक कर घर लाने की खुशी में, जो किसान हैं, जो हमारे जो अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, तो वो अन्नदाता उस खुशी में हम लोग कुछ त्योहार मनाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं फसलों के त्योहार। इंग्लिश में आप हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं फसलों के त्योहार। तो चलिए पढ़कर देखते हैं कौन सी राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है। कक्षा 5वीं पाठ 2, फसलों के त्योहार। फसल का अर्थ होता है क्रॉप्स, त्योहार यानी फेस्टिवल, या आप हार्वेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल भी बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो सारा दिन बोरसी के आगे, बोरसी देखिए यहाँ पे ये चित्र में इस तरीके की, इसे हम अंगीठी भी कहते हैं। एक तरह का स्टोव जो पहले के टाइम में गांव में सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ नीचे से कोयला रखकर ऊपर से गर्माहट आती थी, तो इसे हम बोरसी कहते हैं। तो धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ सूरज के इंतजार में लोग आस लगाए बैठे हैं। यानी यहाँ पूरा 10 दिन हो गए हैं और सूरज जो है ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो कहानी है बच्चों, ये जनवरी का जो मौसम है, उस जो महीना है, उस समय की कहानी है, जिस समय जो उत्तर भारत में जो रहते हैं वहां पे बहुत ठंडी पड़ती है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ ये 3 महीने जो है शीत ऋतु बहुत ही ठंडी रहती है। तो उस समय की कहानी है। इंतजार में सूरज के 10 दिन हो गए हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। यानी जो रजाई है, रजाई भी एक रुई से बने हुए कम जैसा ब्लैंकेट या कंबल होता है, उसी तरह के, जिससे ठंडी ना लगे। तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, यानी बाहर जो है इतनी ठंडी है।
बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी बाहर जब हम देख रहे हैं तो पता लग नहीं रहा कि क्या समय हुआ है, लेकिन घर में तो हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। तो लेकिन घर में जो परिवार के जो सदस्य हैं चहल पहल कर रहे हैं, उससे अब पता चल रहा है कि रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने की और पानी से गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही है। यानी घर में जो लोग हैं वो अपने दिनचर्या यानी दिन नित्य प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये शब्द आए, देखिए, चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज। तो चापाकल जो है इस तरीके का, गांव में ये नल जिसे हम बोलते हैं, हैंडपंप बोलते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे देखिए चापाकल, इसे हम यहाँ से दबाते हैं और ऊपर नीचे तो यहाँ से पानी गिरता है, तो इसे चापाकल कहते हैं। तो इससे पानी गिर रहा है उसकी आवाज, और किसी के हाँक लगाने की आवाज। हाँक यानी जब हम पशुओं को, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं तो उसे बोलते हैं हाँक। तो वो आवाजें आ रही हैं। अब जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। तो यहाँ पे भोजपुरी भाषा में कहा गया है, बिहारी जैसे, कि जा भाग कर देख कि केले के पत्ते, पेड़ में पत्ता आया है कि नहीं आया। आया है। आज ई लोग के उठे के नईके का, यानी जो लोग आज अभी तक उठे नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं। बोल जल्दी तैयार होए, यानी जल्दी उठो और इनसे कहो कि जल्दी तैयार होए। अब तो उठने में ही भलाई है, यानी जो रजाई में बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं कि चलो अब उठ जाना चाहिए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, यानी रजाई से उठने के बाद सब नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। यानी जो दादाजी और चाचा जी थे उन्होंने चकाचक यानी बहुत चमकने वाली एक धोती और कुर्ता जो है सफेद रंग का वो पहना हुआ था। खिचड़ी में खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहलो कभू ना देखे नी, सारा देह कनकना ते। यानी खिचड़ी यहाँ पर जो है उस त्योहार के लिए कहा गया है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। तो पापा कह रहे हैं कि आज क्योंकि सर्दी का समय, धोती जो है पतली और कॉटन की बनी हुई, और तो उसमें उन्हें ठंडी ज्यादा लग रही है। न, सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। तो ये देखिए मचिया इस तरीके की छोटी खाद जिसे बोलते हैं, पीड़ा भी बोलते हैं। तो उस पर दादी बैठी हुई है और सफेद खादी की जो है साड़ी पहनी हुई है। सफेद जो वाइट रंग की खादी का जो कपड़ा होता है उसकी उन्होंने साड़ी पहन रखी है। तो आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, यानी दादी ने अपने जो बाल हैं हेड वॉश किया है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं। तो उनके बाल कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं कि एकदम धुले धुले से हैं। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए, और एक यहाँ पे देखिए हल्के फुल्के बाल, यानी छक सफेद सेमल की रुई जैसे। जैसे सेमल ऐसे कॉटन होता है, सेमल एक पेड़ होता है जिसमें रुई होती है, ऐसे कपास के जैसे, लेकिन ये तो छोटा पौधा होता है। तो ऐसे सफेद रंग की चकाचक चमक रही है उनके बाल जो है रुई की तरह। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा गुड़, उनके चावल आदि छोटे ढेर से बड़े ढेर हुए हैं। यानी उनके सामने केले के पत्ते के ऊपर छोटे ढेर और बड़े ढेर में गुड़, चावल और मीठा गुड़ और तिल आदि चीजें रखी हुई हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। यानी जो भी सामान वहां पे रखा हुआ है केले के पत्ते के ऊपर,
उसे सबको छू करके क्या करना है, प्रणाम करना है। इस तरीके से प्रणाम या नमस्कार जैसे हम करते हैं ऐसे करना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। यानी सबने जब नमस्कार या प्रणाम कर लिया तो उन चीजों को दान में दे दिया गया। दान यानी जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं उसे कहते हैं दान। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। यानी आज तो दीदी है वो पूरी फंस गई है। तो उसे ना तो आज उनका फरमाइशी नाश्ता मिलेगा और ना ही जो उसे पसंद है वो नहीं मिलेगा। तो आज उसे क्या खाना पड़ेगा, दही चूड़ा और खिचड़ी। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, यानी आज खिचड़ी त्योहार के लिए कहा गया है। जहाँ कहीं खिचड़ी कहा जाता है किसी प्रांत में, तो खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी, जो गया से जो चीजें आई थी तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया है। यानी गया से जो गुड़ ये सब चीजें आई थी उन्होंने सभी ने उसे बड़े ही प्यार से खाया। चाव यानी टेस्ट के साथ। खाते खाते मैं सोच रही थी कि इतनी अलग है ये खिचड़ी, कितनी अलग है ना ये खिचड़ी। यानी ये जो खिचड़ी है ये कितनी अलग है। अभी हम मना रहे हैं, यानी जो खिचड़ी वो मना रहे हैं अभी खिचड़ी, वो कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। यानी जब वो स्कूल में थे तो वो जो खिचड़ी बनाते थे वो खिचड़ी बिल्कुल ही अलग होती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। यानी बालू ऐसे मिट्टी में जो है पतंग उड़ाना, और बालू में क्या करते थे, पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मजा आता था। उधर हम पतंग उड़ाते और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े कढ़ाओ में खिचड़ी बनाते थे। यानी वो लोग वहां खेलते थे और जो और लोग थे बिमला, गुरुजी, दिद्दा, ये सब मिल करके ईंट से बने चूल्हे पर ऐसे खिचड़ी बनाते थे बड़े कढ़ाओ में। कढ़ाओ यानी जो शादी ब्याह में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो इस्तेमाल की जाती है उसे कढ़ा बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग के लिए खाना बनता है तो बड़ी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो सेम है, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। यानी हम भी जब पतंग उड़ाते थे थोड़ा थक जाते थे तो आराम करने के लिए पतंग को, तो हम बैठ करके मटर और प्याज जो है छीलने लगते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। यानी वैसी खिचड़ी जो थी दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग ऐसा ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार है। यानी चाहे त्योहार मनाने का तरीका अलग हो, लेकिन त्योहार किसका है, खुशी का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। यानी मध्य यानी मिडिल, जैसे 15 दिन, 15 या 14, इसे बोलेंगे मध्य। तो जनवरी एक महीने का नाम। तो इस समय हर राज्यों में फसलों से जुड़ा त्योहार
मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुश कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। यानी जनवरी के मध्य में कुछ लोग इससे खुश होते हैं कि जो ठंडी है उसका थोड़ा कम हो जाएगी, और जो पाला है, जो सुबह सुबह जो ओस गिरती है, वो जो थोड़ी कम हो जाएगी और फसल जो है तेजी से बढ़ेगी। यानी किसानों ने जो भी क्रॉप्स लगा रखी है वो अब अच्छे से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना ढंग और अपना अपना रंग और ढंग नजर आता है। यानी हर राज्य, प्रांत का अर्थ होता है राज्य, स्टेट्स। तो हर स्टेट्स में, हर राज्य में अलग अलग तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। यानी ढंग यानी तरीका, रंग यानी अलग अलग तरीके से। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। यानी जब फसल जो है तैयार हो जाती है, तो इस दिन लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, यानी क्रॉप्स में अब पाली जो भी ग्रेन से जो भी दाने हैं वो आने शुरू हो गए, तो उसकी खुशी में लोग ये त्योहार मनाते हैं। यानी जब खेतों में अच्छे से फसलें होंगी, तब ज्यादा पैदावार होगी, तब ज्यादा चीजें ही घर में आएंगी ना, ज्यादा अनाज, है ना। तो इस खुशी में बच्चों वो ये त्योहार मनाते हैं। इजहार करना यानी एक्सप्रेस करना, बताना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से जानते हैं इस त्योहार को। असम में बिहू और केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड खंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ये जितने भी अभी नाम लिए गए हैं, ये सब फसल से और खेत से जुड़े हुए त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य से अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। यानी जनवरी में इनकी शुरुआत होती है इन त्योहारों की। हर जगह अलग अलग राज्य में अलग अलग महीने में मनाया जाता है। यानी जनवरी में शुरू होता है और अप्रैल तक खत्म होते हैं ये त्योहार। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। यानी जोशो खरोश यानी धूमधाम से, बहुत खुशी खुशी। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। यानी 4 दिन तक लोग इस जश्न को मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। यानी अलग अलग इसमें कास्ट होंगी, जनजाति यानी जो जंगल में रहते हैं, वो लोग अलग अलग समय पे मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, यानी जो संथाल जनजाति है वो इसे फरवरी से मार्च के महीने में, और ओराव लोग इसे मार्च से अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो आदिवासी लोग हैं वो आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा, यानी प्रकृति माता या नेचर। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यानी सरहुल जो त्योहार है उनका उस दिन विशेष तौर पर साल के पेड़ की पूजा की जाती है। अभी मैं आपको इसका चित्र भी दिखाती हूँ। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। तो इसी महीने में साल के जो पेड़ है उनमें क्या आने लगते हैं? फूल आने लगते हैं, और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, यानी जो
मौसम में बहुत ही खुशनुमा यानी सब खुश होते हैं। स्त्री पुरुष ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो देखिए ये हाथ में ये ढोल है और उसके हाथ में मंजीरा। तो इस तरीके से वो नाचते गाते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घंटियां, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वहीं आसपास बटे छोटे छोटे गांव। तो गांव के आसपास ये सब चीजें हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए घरों के सामने लोग पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब देखिए लिपे पुते शब्द है, इसका अर्थ होता है मिट्टी के घर होते थे बच्चों। तो मिट्टी के घरों को पहले इस तरीके से देखिए चित्र में यहाँ पर, जैसे ये है, ये मिट्टी का घर है। तो इसको बाहर से जब पुताई, जैसे अभी तो हम पेंट करते हैं डिस्टेम्पर, ये सब चीजें, तो पहले मिट्टी से इसकी लिपाई और पुताई की जाती थी। करीने से बुहारे और सजाए यानी जो बरामदा, जो बाहर चीजें हैं वो बिल्कुल साफ करी गई हैं। बुहारे यानी झाड़ू लगाना, और सजाए गए हैं। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, यानी घर के आगे पंक्ति यानी कतार में खड़े होकर कमर में हाथ डाल करके आपस में नृत्य करते हैं यानी नाचते हैं बच्चों। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और नेक्स्ट डे ये लोग सभी के घर जाते हैं और जाकर के यहाँ फूलों के जो पौधे हैं वो लगाते हैं। घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा यानी जैसे डोनेशन देते हैं ना, तो इसे चंदा कहते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? तो पैसा नहीं मांगते बच्चों चंदे में, मुर्गा, चावल और मिश्री। तो इनके ये रिवाज होगा, ट्रेडिशन होगा, यानी मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, यानी जब उनको चीजें मिल जाती हैं तो खाने पीने का दौर यानी शुरुआत होती है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, यानी थर्ड डे जाकर ये पूजा करते हैं। जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। पूजा करने के बाद कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ सरई क्या चीज होती है। इसी दिन वे वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत यानी स्टार्टिंग होती है। धान की भी पूजा होती है। धान, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था ना, जैसे चावल जिसमें से बनता है। तो उस दिन पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल के लिए बोया जाता है। यानी पूजा में जो धान रखा जाता है वो नेक्स्ट क्रॉप्स उगाने के लिए, नेक्स्ट जो फसल वो लोग करेंगे तो उसके लिए वो रखा जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती हैं। तो खरीफ और रबी की फसल होती है। तो खरीफ की फसलों में ये सारी चीजें आती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं, यानी नए धान को कूट कर जो चावल है, राइस है, वो बनाए जाते हैं। लोग नए घर हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यानी जब ये त्योहार आता है तो मिट्टी का जो मटका है वो लेते हैं, उसमें चावल, दूध और गुड़ डाल देते हैं और उसे धूप में रख देते हैं। और उसके मुंह पे हल्दी जो है, जो टर्मरिक जिसे आप कहते हो, उसकी जो साबित, अभी तो हम पाउडर वाली यूज करते हैं, तो जो र वाली होती है वो लेकर के बांध देते हैं।
यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो वह जो मटका है वो कहाँ रखा जाता है? धूप में। जैसे ही धूप में उफान आता है, उफान यानी बॉइलिंग, कोई चीज को जब हम उबालते हैं ऊपर को आता है तो उसे बोलते हैं उफान। तो ऐसे ही उसे भी धूप में रखा जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। तो जैसे ही वो उफान कर ऊपर आके नीचे गिरने लगता है तो लोग क्या चिल्लाते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। खिचड़ी में उफान आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया। ये स्वर सुनाई देते हैं, स्वर यानी आवाज। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा है ही माना जाता है। इस दिन आराम आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य ढक सा जाता है। यानी गुजरात में इसे पतंग के पर्व के रूप में भी बुलाते हैं। उस दिन हर कोई पतंग उड़ाता है और लाखों करोड़ों जो पतंगे हैं उससे सूर्य जो है ढक जाता है, यानी सूर्य को कवर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा भारत है और ये भारत के सभी राज्य हैं बच्चों। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि कौन कौन से त्योहार कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए वहां पे एक शब्द आया था, देखिए सरहुल। तो ये आदिवासी जो उनका जो त्योहार है उसे सरहुल कहते हैं। ये आदिवासी लोग इस तरीके से नृत्य करते हैं, नाचते हैं। इसमें दिखाया गया, बोला गया था ना कि हाथ में हाथ डालकर, तो देखिए चित्र में इस तरीके से। इसके बाद साल वृक्ष का नाम आया। तो साल का वृक्ष यह है, साल की जो लकड़ी होती है बहुत ही कॉस्टली होती है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, बहुत मजबूत होती है। तो ये साल है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो अब देखिए आगे। कुमायूं में मकर संक्रांति को भुगुतिया भी कहते हैं। तो क्योंकि मैं भी कुमायूं से हूँ तो वहां पे मैंने ये देखा है, कुमायूं में ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। यानी आटा लेते हैं और गुड़ लेते हैं, उसको उसमें डाल करके पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। यानी जो पकवान बनते हैं उसको डिफरेंट टाइप्स के शेप्स दिए जाते हैं बच्चों। वो उनकी मर्जी होती है, कैसे भी वो आकार दे सकते हैं। क्योंकि मैंने खाए, कभी ट्रायंगल होते थे, वो कभी सर्कल होते थे इस तरीके से, कभी जैसे तलवार होती है इस तरीके से बनते थे। तो जैसे भी आकार होते थे उनकी मर्जी से वो उस आकार में बनाते थे। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। ये दाड़िम जो है फूल है एक तरीके का। अब देखिए पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता था। यानी ये सब बनाने के बाद एक माला, उसी से एक माला बनाई जाती थी, धागा लेकर के उसमें पिरोया जाता था। माला के बीच में संतरे और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती थी और इसके बीच में जो शुगर कैन है, जो गन्ना है हमारा, उसके छोटे छोटे पीसेस वो, और संतरे, ये सब चीजें उसमें डाली जाती थी। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते थे। यानी बच्चों को ये काम करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही उत्साह के साथ वो काम करते थे। सुबह बच्चों को माला दी जाती थी। तो जब वो माला तैयार हो जाती थी अगले दिन सुबह ये बच्चों को दी जाती थी। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते और
गाते हैं। तो वो जो माला बनती थी उसमें क्या करते थे वो आ, बनाने के बाद उसमें से कुछ तोड़ करके पक्षियों को खिलाने के लिए एक गाना गाते थे जब वो वापस आए पक्षी, इसलिए कौवा क्या गाना गाते थे? कौवा आओ घुघुत खाओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने को घड़ो। यानी कौवा आओ और घुघुत खा के चले जाओ, ले कौवा बड़ो यानी ये लो, माँ के दे जा सोने के घड़ो यानी मुझे सोने का घड़ा देकर चले जाओ, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। तो कहते हैं कि कौवा आकर पूरी खा लो और मुझे सोने की छुरी दे दो, छुरी यानी चाकू। इसके बाद ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते थे। यानी ये गाने के बाद वो लोग जो भी उनकी विश होती थी, कामना, वो क्या करते थे? मांगते थे। है ना कितने अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, यानी इतने अलग अलग तरीके हैं मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध और चावल, कहीं गुड़ और खीर, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, यानी कहीं कहीं गंगा स्नान किया जाता है। और लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। यानी मकर संक्रांति के समय, क्योंकि जनवरी के मध्य में होता है, तो उस समय पानी इतना ठंडा होता है बच्चों, तो उसमें जो है चाहे ठंडा हो कुछ हो, लेकिन एक बार गंगा स्नान वो लोग डुबकी जरूर लगाते हैं। हाल यह होता है कि उन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी वहां पर कुछ भी रखने की जगह नहीं होती है। तिल जो होता है इसे हम दान में देते हैं, हम पानी में डाल के नहाते हैं। आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी वहां पे क्या करते हैं देखिए, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं, इवन तिल के बने हुए लड्डू खाते हैं बच्चों। आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है इस दिन, मकर संक्रांति के दिन। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? यानी जो आपका जो राज्य है, आपका जो स्टेट है, वहां पे कैसे मनाते हैं आप लोग ये मकर संक्रांति का त्योहार? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं उसे? मकर संक्रांति। मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी। तो ऐसे ही आपके राज्य में क्या कहते हैं? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो, तो यदि तुम आपस में बात करो और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल सही। जैसे अभी अगर हम तेलंगाना में है, तो अगर एरिया वाइज है तो वहाँ पे कहीं उसको बतकम्मा कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। या फिर हम उत्तर प्रदेश में है तो हो सकता है जो वहाँ का पूर्वी इलाका है वो उसे उस फेस्टिवल को कुछ और नाम से जानता है, जो दक्षिणी इलाका है उस त्योहार को किसी और नाम से जाना जाता है। तो जहाँ भी जो इलाका है या स्थान है, उस स्थान का कुछ नाम जो है अलग हो सकता है या अलग तरीके से वो मनाते हैं। तो बच्चों ये था आपका फसलों का त्योहार पाठ। तो यहाँ पे एक शब्द आया था सरई का फूल। तो देखिए ये है सरई का फूल, मैंने आपके लिए चित्र लगाया है। ये सरई के फूल जो है खिलने लगते हैं। तो आप भी सोचिएगा कि आपके वहाँ पे जो त्योहार है वो किस तरीके से मनाया जाता है। वहाँ आपके राज्य में या आप कौन से राज्य से हो, उस प्रांत में उस त्योहार को क्या नाम दिया गया और कैसे मनाते हैं। तो आप अपने माता पिता या फिर अपने जो दादा दादी हैं उन लोगों से बात कीजिए, तब आपको उसके विषय में जानकारी मिलेगी।
तो ये था आपका पाठ नन्हा फनकार बच्चों। तो जल्दी से एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मुख्य बिंदु यानी मेन पॉइंट जो हमने इस पाठ में सीखे। फसलों के बारे में तो सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें, फसलों के बारे में, यानी जो हमारी फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो रबी की फसल में क्या क्या आते हैं, खरीफ की फसलों में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम संक्रांति के समय उन चीजों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है त्योहारों के बारे में, और क्या सीखा हमने, त्योहार यानी फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में, और जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो भी हमने सीखा। हमने एक नए पेड़ का नाम भी सीखा, यस, साल का पेड़, है ना। आपने पहले सुना होगा साल का पेड़, नहीं सुना होगा। अपने देश के अलग अलग प्रांतों और उनसे जुड़े त्योहारों के बारे में, यानी हमारा देश पंजाब है तो पंजाब में उसे क्या कहते हैं, लोहड़ी। गुजरात है तो गुजरात में उसे क्या कहते हैं, पतंग का पर्व। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी है, जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद अगली कक्षा में।